सरकारी अनुदान वो अनुदान होता है जो सरकार किसी संस्था को या किसी कंपनी को या किसी व्यक्ति को देती है। सरकार द्वारा दिया गया दान उसको बोलते हैं अनुदान, सरकारी अनुदान, ग्रांट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रांट इन एड। सरकार से जो ग्रांट मिलती है, अनुदान मिलता है, उसको बोलते हैं ग्रांट इन एड। तो ये जो अगर किसी संस्था को सरकार से कोई अनुदान मिला है, क्योंकि कई संस्थाएं ऐसी होती हैं जो सार्वजनिक काम भी करती हैं, जब ऐसा काम करती है कंपनी तो उसको सरकार भी कुछ अपने पास से कुछ दान देती है, कुछ पैसा देती है, कुछ ग्रांट देती है, सहायता देती है, तो वो सहायता उसको मिलती है। तो वो जो जन कल्याण काम कंपनी कर रही है उसमें कुछ पैसा सरकार का होता है, कुछ अपना पैसा लगाती है, जन कल्याण काम भी वो साथ में करती है। तो ऐसे जो अनुदान मिला है उस अनुदान का लेखा जोखा किस तरह रखेंगे और किस तरह उस अनुदान का हिसाब भेजेंगे, क्योंकि सरकार जब पैसा देती है तो उसका हिसाब भी मांगती है। तो कैसे तो उसका लेखांकन करेंगे और किस तरह से उस पैसे का जो सरकार से हमको मिला है उसका लेखा जोखा या उसका हिसाब बना करके हम भेजेंगे। इस बारे में कुछ प्रारूप दिए हुए हैं और इस बारे में कुछ नीतियां बताई हुई है, कुछ नियम बताए हुए हैं, उनको हम देखते हैं। सरकारी अनुदानों का लेखांकन का मानक, इसको बोलते हैं मानक, उसमें ये बताया गया है। अगला आता है निवेश के लिए लेखांकन। निवेश के लिए लेखांकन निवेश के लिए लेखांकन जिस तरह से एक आम व्यक्ति अपने कमाई में से कुछ राशि बचत करता है और बचत करने के बाद में उस बचत को अपने दूसरे किसी संस्था में लगाता है या उसको इन्वेस्ट करता है, उसको वहां रखता है और तो उसको हम बोलते हैं निवेश करना। ऐसे ही एक व्यापार, एक व्यवसायी, एक कंपनी भी अपने बचत को दूसरे किसी संस्था में, दूसरे किसी काम में लगा सकती है, उसको हम बोलते हैं निवेश करना। मतलब दूसरे किसी संस्था में इन्वेस्ट करना, हमारी बचत को दूसरे किसी संस्था में, दूसरे किसी व्यापार में, दूसरी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं निवेश करना। तो ये निवेश का काम जो होगा, इन्वेस्टमेंट का काम होगा, इसका लेखांकन किस तरह से करेंगे, किस रेट पे इसका लेखांकन करेंगे। जैसे किसी कंपनी को शेयर में पैसा इन्वेस्ट करती है, शेयर बाजार में पैसा लगाती है, तो वो क्या करेगी, बाजार में शेयर परचेज करेगी, खरीदेगी, तो उस खरीदने की रेट कुछ अलग होगी और जिस दिन वो शेयरों को बेचेगी उस दिन रेट उसकी अलग होगी। या 31 मार्च जब अपना अंतिम खाते बढ़ने का दिन आएगा उस दिन उसकी दरें कुछ अलग होंगी। तो उनका लेखा जो किस तरह रखेंगे अपन, इसके बारे में बताया गया है। उसके बारे में कुछ प्रथम में दिए हुए हैं, कुछ बारे में कुछ नीतियां बताई, कुछ नियम बताए गए हैं। इसको बोलते हैं हम निवेश के लिए लेखांकन करने का मानक। अगला देखते हैं हम समामेलन का लेखांकन। समामेलन का लेखांकन जब एक प्राइवेट व्यक्ति या एक फर्म एक कंपनी में बदलती है या उसकी कंपनी बन जाती है, उसको बोलते हैं समामेलन होना। मतलब एक संस्था का कंपनी में परिवर्तन होना, उसको बोलते हैं सम्मेलन होना। कंपनी जब बनती है उसको सम्मेलन बोलते हैं। सम्मेलन का जब कंपनी कोई फर्म है, अच्छा काम कर रही है और उसका विस्तार अब आगे बढ़ रहा है, तो विस्तार जब बढ़ेगा तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनी का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पूंजी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो ऐसे में वो कंपनी बन जाती है। जब कंपनी बनती है, सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद में एक जो फर्म थी या कोई व्यक्ति का व्यापार था, एक व्यापार था, वो कंपनी में परिवर्तन होता है, चेंज होता है, उसको बोलते हैं सम्मेलन का होना। ऐसा जब कंपनी परिवर्तन होगी तो उसके लेखांकन का काम कैसे होगा, एक फर्म के लेखे जो रखे जा रहे हैं, अभी जो रखे जा रहे हैं लेखे, उन लेखों को क्या बंद करेंगे या उनको या अलग से करेंगे, इसके बारे में जो हमको बताया, जो नीतियां बताई गई है, जो नियम बताए गए हैं, उसको बोलते हैं सम्मेलन का लेखांकन का मानक। अब देखते हैं नियोक्ता के वित्तीय विवरणों में सेवानिवृत्ति लाभों का लेखांकन। नियोक्ता के वित्तीय विवरणों में सेवानिवृत्ति
लाभों का लेखांकन। एक बड़ी कंपनी में, बड़ी संस्था में बहुत से लोग काम करते हैं। जो लोग काम करते हैं उन्हें हम मजदूर कह सकते हैं, या उनको हम श्रमिक कह सकते हैं, या उनको हम कर्मचारी कह सकते हैं, उनको कुछ अधिकारी हो सकते हैं। तो अधिकारी, कर्मचारी या श्रमिक सब मिलकर के उसके कर्मचारी बनते हैं या उसके कार्मिक कहलाते हैं। जब कार्मिक उसमें काम करते हैं और एक लंबी अवधि के लिए वो लोग काम करते हैं, तो उनकी एक आशा रहती है कि जब हम सेवानिवृत्त हों, मतलब जब हम काम करने की स्थिति में नहीं रहें, तब हमें कुछ राशि मिल जाए ताकि हम अपना बाकी बचा जीवन अच्छी तरह से गुजार सकें। तो अपने यहाँ पे कुछ जो श्रम के कानून हैं वो बड़े बड़े कठोर बने हुए हैं। तो उन श्रम के कानूनों के तहत जो प्रावधान किए गए हैं, उसके तहत जो सेवानिवृत्ति में जो लाभ मिलते हैं, एक कर्मचारी को, एक कार्मिक को, एक श्रमिक को, एक अधिकारी को सेवानिवृत्ति के बाद उस बड़ी कंपनी से कुछ उसको पैसा मिलता है, रकम मिलती है, ताकि वो अपना बचा हुआ जीवन ढंग से गुजार सके, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे, किसी पे आश्रित नहीं रहे। तो वो जो लाभ उसको मिलते हैं, उन लाभों का लेखा जोखा किस तरह से किया जाए। क्योंकि एक व्यक्ति जो जीवन भर काम करता है, तो उस काम के दौरान ही उसके लिए वो लाभ के लिए राशि इकट्ठी करना कंपनी शुरू कर देती है कि ये व्यक्ति इतने साल बाद रिटायर होगा, इतने साल बाद में ये व्यक्ति सेवानिवृत्त होगा, तो उसको हम भुगतान करेगी, कंपनी भुगतान करेगी। तो उस भुगतान की राशि जो आवश्यकता उसको होगी, उसके लिए कंपनी आज से ही कुछ पैसा जोड़ इकट्ठा करना चालू कर देती है, उस कर्मचारी के नाम से इकट्ठा करना चालू कर देती है, या उसको हम कहते हैं कि कर्मचारी के नाम से या किसी उसके लिए एक फंड बना देती है, उस फंड में राशि जमा करती है। तो इस सेवानिवृत्ति लाभों के लिए जो पैसा जोड़ती है कंपनी, उस पैसे को किस तरह से वो रख सकती है, किस तरह से उसका लेखा जोखा किया जाएगा, और जब किसी की सेवानिवृत्ति होगी तब उस फंड में से या उस जुड़े हुए पैसे में से कैसे कंपनी भुगतान करेगी, और भुगतान करने के बाद में कैसे लेखांकन होगा, इस बारे में जो बताया गया मानक, उसको हम कहते हैं नियोक्ता के वित्तीय विवरणों में सेवानिवृत्ति लाभों का लेखांकन। इससे अगला जो हम देखते हैं वो है ऋण लेखांकन। ऋण लेखांकन जब कभी किसी कंपनी को, संस्था को, फर्म को अधिक पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो उसी व्यक्ति से, संस्था से, किसी बैंक के माध्यम से ऋण ले लेता है। एक ऋण लेता है या उसको उधार लेता है पैसा, उसको बोलते हैं ऋण लेना। तो जब कभी कंपनी या एक व्यापारी या एक संस्था पैसा उधार लेती है, तो उस उधार लिए पैसे को किस तरह से लेखांकन किया जाएगा, किस तरह से उस पर ब्याज चुकाया जाएगा, और किस तरह उसको बाद में भुगतान किया जाएगा। इस तरह जो लेखांकन के बारे में जो नियम बताए गए हैं, नीतियां बताई गई हैं, उसको हम बोलते हैं ऋण लेखांकन का मानक। इस मानक में हमको ये बताया गया है कि जब कंपनी या व्यवसायी या व्यापारी ऋण लेता है, उधार में लेता है पैसा, तो उस उधार लिए पैसे को कैसे उसको लेखांकन करेगा, और जब उसको भुगतान करेगा, उसका ब्याज का भुगतान करेगा, तो उसको लेखांकन कैसे करेगा। इस बारे में कुछ नीतियां बताई गई हैं, कुछ फॉर्मेट बताए गए हैं, किस तरह से उसको रखा जाएगा, लिखा जाएगा। इस बारे में जो बताया गया है उसको बोलते हैं ऋण लेखांकन का मानक। अगला जो बात आती है वो आती है अपना आता है प्रतिवेदन संबंधित। जब अंतिम खाते बनते हैं, तैयार होता है, उसके साथ में कुछ मिलते हैं प्रतिवेदन। खंडित प्रतिवेदन मानक। खंडित प्रतिवेदन मानक। इस मानक में हमें बताया गया कि एक जो कंपनी के अंतिम खाते बनते हैं, अंतिम खाते बनने के बाद में कुछ रिपोर्ट्स बनती हैं, कुछ सूचनाएं बनती हैं, उन सूचनाओं को बोलते हैं प्रतिवेदन, ताकि आम व्यक्ति को उसके बारे में पता लग सके कि इसमें क्या लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, कितना पूंजी में कितनी वृद्धि हुई, संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई। इस तरह की उसमें जो बनता है, छपता है, तैयार होता है, उसको बोलते हैं प्रतिवेदन। जो बड़ी कंपनी होती है उनको अपना प्रतिवेदन
अखबार में छपाना पड़ता है, अखबार में पब्लिश करना पड़ता है। छोटी कंपनी होती है, उन्हें अपना प्रतिवेदन अपने अंशधारियों के पास में, अपने जिन्होंने पैसा लगा रखा है उन लोगों के पास में भेजना पड़ता है। तो उसको बोलते हैं अपन प्रतिवेदन। मतलब हमारे व्यापार ने पिछले साल में क्या काम किया उसके बारे में रिपोर्ट तैयार होती है, उस रिपोर्ट को बोलते हैं अपन प्रतिवेदन। प्रतिवेदन अलग अलग खंडों में तैयार होती है, अलग अलग भागों में बनती है, उसको बोलते हैं खंड। खंड 1, खंड 2, खंड 3, कितने कौन कौन सी कंपनी किस किस तरह का प्रतिवेदन तैयार करेगी, उसमें कितने खंड होंगे और किस खंड में क्या लिखा जाएगा, इस बारे में उसमें बताया गया है कि एक रिपोर्ट बनेगी वो कई खंडों में जाके बनेगी और प्रत्येक खंड में क्या लिखा जाएगा इसके बारे में उसमें बताया गया है। इसको बोलते हैं अपन खंडित प्रतिवेदन का मानक। अगला अपन देखते हैं खंडित पार्टी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण। संबंधित पार्टी प्रकटीकरण पार्टी प्रकटीकरण कभी कभी एक संस्था, एक व्यक्ति या कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरी संस्था दूसरे कंपनी के साथ मिलकर व्यापार करती है, उसको बोलते हैं अपन संबंधित पार्टी व्यापार करती है और उस पार्टी के साथ व्यापार करती है। जैसे एक प्रधान बन जाता है, एक एजेंट बन जाता है, एक कंपनी उसका निर्माण करती है, दूसरी कंपनी उसको मार्केटिंग करती है, उसको बाजार में बेचती है। तो एक दूसरे के सहयोग से कुछ काम होता है। तो ऐसी स्थिति में हमको अपने अंतिम खाते जो बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसमें ऐसी कोई महत्वपूर्ण पार्टी या ऐसी महत्वपूर्ण कोई फर्म या ऐसी महत्वपूर्ण कोई कंपनी है जिसके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी के बारे में हमें बताना पड़ेगा कि हम इस कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, इस कंपनी का कार्यालय यहाँ पे है और इसके साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे कोई महत्वपूर्ण हमारी फर्म, हम जिससे व्यापार कर रहे हैं उसमें ऐसे कोई महत्वपूर्ण फर्म है या कोई संस्था है, वो कंपनी है, उसके बारे में बताना जरूरी है। तो हम अपने अंतिम खातों में उसके बारे में बताएंगे कि हमने जो व्यापार किया है, ये हमने माल बनाया है, बेचने का काम फला व्यक्ति ने किया है, ये हमने ये काम टेंडर लिया है, ठेका लिया है और उसमें तकनीकी सहायता काम इस व्यक्ति ने किया है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उस महत्वपूर्ण भूमिका जिस व्यक्ति, संस्था या कंपनी की रही है, उस संस्था या कंपनी के बारे में हमको अपने बताना पड़ेगा, हमारे अंतिम खातों में बताना चाहिए, बताना पड़ेगा। उसको बोलते हैं संबंधित पार्टी प्रकटीकरण। मतलब जिस पार्टी के साथ हमने ये साथ में काम किया है, उस पार्टी के बारे में हम बताएं, उस बारे में हम लोगों को बताएं, उसमें हम उसको निकाल के बताएंगे ये इस पार्टी से साथ में हमने काम किया है, उसको बोलते हैं अपन संबंधित पार्टी प्रकटीकरण का मानक। अब अगला आता है लीज। बहुत सी सरकार के जो बोर्ड निगम हैं वो संपत्ति बेचते नहीं है, बेचने के बजाय क्या करते हैं, उसको लीज पे देते हैं। तो लीज पे संपत्ति हमको कोई मिली है तो उस संपत्ति का लेखांकन और उस पे जो लीज हम भुगतान करते हैं, लीज माने किराया टाइप होता है, वो लीज हम जो भुगतान करते हैं, उस लीज में क्या होता है कि हमें कुछ संपत्ति, चाहे जमीन हो चाहे मकान हो, हमको लीज पे मिल जाता है और उस संपत्ति को हम अपने संपत्ति की तरह काम में लेते हैं, उपयोग कर सकते हैं और उस पे हमको कुछ किराया सरकार में प्रतिवर्ष जमा करना पड़ता है, उसको बोलते हैं लीज मनी। तो ये लीज पे कोई संपत्ति हमने किसी नगर निगम से, किसी विकास प्राधिकरण से या किसी यूआईटी से लीज पे कोई संपत्ति ली है, नगर पालिका लीज पे ली है, तो उस लीज पे ली संपत्ति का लेखा जो कैसे होगा, उस पर चुकाने वाले लीज की राशि का भुगतान कैसे हो जाएगा, उसका लेखन कैसे करेंगे अपन, इस बारे में हमको बताया गया कि लीज पे कोई संपत्ति लेते हैं तो लेखांकन में क्या कार्रवाई होगी, इस बारे में बताया गया। उसको बोलते हैं अपन मानक लेखांकन, लीज का मानक लेखांकन। अब अगले देखते हैं अपन प्रति अंश उपार्जन मानक।
प्रति अंश उपार्जन का मानक। ये जो मानक है ये लिमिटेड कंपनी में ही काम आता है। लिमिटेड कंपनी में ही अंश पूंजी जारी होती है, अंश जारी होते हैं। बाकी सार्वजनिक फर्म में या एकल व्यापार में ये इस मानक का कोई उपयोग नहीं है। ये केवल बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो लिमिटेड कंपनियां हैं, उसमें इस मानक का उपयोग है, क्योंकि वो कंपनियां अपने शेयर जारी करती है, अपने अंश जारी करती हैं, और वो जो अंश जारी होते हैं उस अंशों पर प्रति अंश पे क्या लाभ हानि हमको मिला, इस बात की गणना करके देखते हैं और इस बात को हम लिखते हैं। तो ये जो गणना करते हैं प्रति अंश का पर क्या हमने कमाई की, प्रति अंश पे हमको क्या मिला, या प्रति एक अंश ने कितना राशि कमाई की, तो इसको उसको जो अपन गुणाभाग करके देखते हैं या उसको गणित करके निकालते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन अंश प्रति अंश उपार्जन का मानक। उसमें वो तरीके बताए हुए हैं जिससे हम ये याद करेंगे कि प्रति अंश पर हमारी आय क्या हुई, ये प्रति अंश ने क्या कमाया, इस पे जो निकालते हैं उसको बोलते हैं प्रति अंश उपार्जन का मानक। अब हम देखते हैं समाहित वित्तीय विवरण। समाहित वित्तीय विवरण समाहित वित्तीय विवरण इसका जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर दिया है 21 नंबर, समाहित वित्तीय विवरण। इस समाहित वित्तीय विवरण में हम क्या देखते हैं कि कई बार एक कंपनी की बहुत सी ब्रांचें होती हैं, बहुत सी शाखाएं होती हैं, तो उन शाखाओं में व्यापार होता है। जब व्यापार होता है तो एक दिल्ली ब्रांच काम कर रही है, मुंबई ब्रांच काम कर रही है, कलकत्ता ब्रांच काम कर रही है, मद्रास ब्रांच काम कर रही है, कंपनी के 4 ब्रांचें काम कर रही है, तो चारों ब्रांचें क्या कर रही है, अपना व्यापार कर रही है, और उनका व्यापार, उनके खर्चे भी हो रहे हैं, व्यापार भी हो रहा है, माल भी खरीद रहे हैं, माल बेच भी रहे हैं, और खर्चे भी साथ में उसमें हो रहे हैं। अब इन चारों शाखाओं का लाभ हानि एक साथ अपन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मतलब इनके जो सारे खर्चे हैं उसको अपन कैसे मिक्सअप करेंगे, सारी आय को कैसे मिक्सअप करेंगे, और इनके जो वित्तीय लेखांकन जो तैयार होगा, हमारा अंतिम खाते बनेंगे, वो सब कंसोलिडेट कैसे होंगे, उनको कैसे हम संकलित करेंगे, कैसे समाहित करेंगे। वो समाहित करने को बोलते हैं कंसोलिडेट करना या समाहित करना या संकलन करना। कंसोलिडेट करना, कंसोलिडेट करना मतलब कैसे वो 4 कंपनियों के लेखे अलग वित्तीय विवरण तैयार होंगे, और वित्तीय विवरण के आधार पर एक वित्तीय विवरण हमको बनाना है, तो वो कैसे बनेगा, कैसे एक दूसरे समाहित होकर के वो बनेगा, और तो उस बारे में जो हमको नीतियां बताई गई है, पॉलिसी बताई गई है, जो नियम बताए गए हैं, उसको बोलते हैं अपन समाहित वित्तीय विवरण का मानक। इसमें बताया गया कि अगर एक कंपनी के या एक संस्था के कई जगह काम चल रहा है, व्यापार चल रहा है, और अलग अलग वहां पे ब्रांच वाइज या शाखा वाइज उसके अंतिम खाते तैयार होते हैं, तो उन सब अंतिम खातों को मिलाकर के एक अंतिम खाता कैसे बनाएंगे हम, उस बारे में हमको ये बताया गया है। उसको हम बोलते हैं समाहित वित्तीय विवरण तैयार करना। उस बारे में जो गाइडलाइन दी हुई है उसको बोलते हैं अपन समाहित वित्तीय विवरण का मानक। अब अगला जो देखते हैं वह है आयकर का लेखांकन। आयकर का लेखांकन, लेखा मानक उसको 22 बोलते हैं। आय पर कर का लेखांकन, केंद्र सरकार, हमारे भारत सरकार, केंद्र सरकार प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक संस्था से, प्रत्येक फर्म से, प्रत्येक कंपनी से उसकी आय पर कर लेती है। उसके बारे में उसने अपने नियम बना रखे हैं, कितनी आय पे टैक्स करना पड़ेगा, कितनी बनी हुई है, उसके आधार पर वो अपना कर सरकार क्या करती है, लेती है। जिनकी आय कम से कम है उससे वो कर नहीं लेती है, जिसकी आय ज्यादा है उससे वो कर लेती है। तो एक बड़े व्यापारी है, वो उसकी भी आय होती है,
तो उस आय पर वो सरकार क्या लेती है, कर लेती है, और कर उसको पूरा पूरा चुकाना पड़ता है। और कर चुकाने में वो चूक करता है या वो फाल्टर रहता है, डिफॉल्टर रहता है, तो डिफॉल्टर की स्थिति में उस पर पेनल्टी लगाने का प्रोविजन होता है, अर्थदंड लगाने का उसमें प्रोविजन होता है। तो इसलिए हर व्यापारी, हर संस्था, हर कंपनी अपने आय पर सही से कर चुकाना चाहती है, ताकि उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगे और कहीं कानून का उल्लंघन नहीं हो, कहीं सजा उजा उसको नहीं मिले। तो इसलिए वो अपने आय पर कर की सही से गणना करना चाहती है। तो प्रत्येक कंपनी या संस्था या फर्म अपने आय का लेखा जोखा, आय का गणना कैसे करेगी, और साथ में चुकाए जाने वाले आय का लेखा जोखा किस तरह से करेगी, ताकि सही समय पर सही आयकर सरकार के खाते में वो जमा कर सके, सरकार के कोष में वो जमा कर सके। तो आयकर पर जो लेखांकन कार्य होता है, इसको हम बोलते हैं आय पर कर लेखांकन का, कर पर लेखांकन करना। अब अगला जो आता है उसमें आता है सहयोगी फर्मों में निवेश का समाहित वित्तीय विवरण में लेखांकन। समाहित सहयोगी फर्मों में निवेश, सहयोगी फर्मों में निवेश का समाहित वित्तीय विवरण तैयार करना, विवरण तैयार करना। कई बार एक ही फर्म, एक ही कंपनी, एक ही ग्रुप कई तरह के व्यापार करता है, उसमें कई तरह की संस्थाएं उसमें काम करती है, उसकी फर्में काम करती हैं। इसको जनरल भाषा में बोलते हैं सिस्टर कंसर्न्स। तो एक व्यापारी के कई तरह के व्यापार होते हैं और उसकी अलग अलग फर्में होती है, अलग अलग कंपनी उसने बना रखी है। तो वो सब मिला के उसका, और उस पर कंट्रोल एक ही व्यक्ति का है या कुछ व्यक्तियों का कंट्रोल उस पर है, तो उन जो कंसर्न्स हैं, वो जो कंपनियां हैं, वो जो फर्में हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टर कंसर्न्स। उन सहयोगी फर्मों, उसको सहयोगी फर्म बोल सकते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे के सहयोग से फर्में काम करती हैं। तो उन सहयोगी फर्में हैं, सिस्टर कंसर्न्स हैं, उनके जो उसमें जो उस कंपनी ने निवेश कर रखा है, और एक तरह बड़ी कंपनी अपना जो बचत होती है उसको छोटी कंपनी में निवेश कर देती है, उसको बोलती है सिस्टर कंसर्न बोलते हैं। तो उस बड़ी कंपनी ने छोटी छोटी कंपनियों में जो उसकी सिस्टर कंसर्न्स हैं, उसमें जो राशि लगा रखी है, जो निवेश कर रखा है, उस निवेश में जो उसको लाभ मिलता है या उसमें जो उसको हानि हो रही है, जो लाभ हो रहा है, उसको अपने मूल वित्तीय विवरणों में या अपने मूल अंतिम खातों में किस तरह उसको समेत करती है, उसके बारे में किस तरह समेत करेगी या करती है, उसको हम जो मानक जो तैयार किया गया है उसको हम बोलते हैं सहयोगी फर्मों में निवेश का समाहित वित्तीय विवरण तैयार करना। इसका मानक, इसमें इसके बारे में नियम बताए गए हैं, इसके बारे में इसकी नीतियां बताई गई हैं, इसके बारे में जो फॉर्मेट बताया गया किस फॉर्मेट में ये तैयार होंगे, ये सब उसमें बताया गया है अपन को। अगला आता है अपना विभिन्न प्रक्रियाएं। विभिन्न प्रक्रियाएं, विभिन्न प्रक्रियाएं, विभिन्न प्रक्रियाओं में लेखांकन। कभी कभी कोई वस्तु या कोई प्रोडक्ट या कोई मशीनरी या कोई सामान विभिन्न प्रक्रियाओं में गुजर के बाद में तैयार होता है। जैसे अपन देखते हैं, जनरली रूप में देखते हैं अपन, फर्नीचर दो प्रक्रियाओं में गुजरता है। पहले फर्नीचर का ढांचा तैयार होता है, दूसरी प्रक्रिया में उस पर रंग, कलर, पेंट या जिसमें जो भी कुछ और लगना होता है, एसेसरी लगनी होती है, वो लगती है। तो फर्नीचर का निर्माण दो प्रक्रिया में हो गया। एक काम हुआ लकड़ी का ढांचा तैयार होना, दूसरा काम हुआ उसमें रंग पेंट होना, और उसमें जो भी अदर कोई और कुछ लगना है, एसेसरी लगनी है, वो उसमें लगती है। तो दो प्रक्रिया होगी, एक फर्स्ट प्रक्रिया और एक सेकंड प्रक्रिया। एक फर्स्ट प्रोसेस प्रक्रिया और एक द्वितीय प्रक्रिया। तो किसी वस्तु का निर्माण कई प्रक्रियाओं में गुजरता है, तो उसमें अलग प्रक्रिया होती है, अलग अलग उस प्रक्रिया पे अलग लेखांकन कार्य होता है, ताकि ये पता लगा सके किस प्रक्रिया में कितनी लागत लगी हमें।
होने लगी। तो अगर कोई कंपनी या कोई संस्था या कोई फर्म अलग अलग प्रक्रिया में माल का निर्माण करती है तो उसकी प्रत्येक प्रक्रिया के दौरान कितना खर्चा हुआ, कितनी उसकी लागत आई, इसका लेखांकन जो हम करते हैं, प्रतिवार उसको लेखांकन करते हैं, उसको बोलते हैं अपन प्रक्रिया लेखांकन। प्रक्रिया संबंधी लेखे किस तरह रखे जाएंगे, वो किस तरह उसकी लागत निकाली जाएगी, इस बारे में जो नीतियां बताई गई हैं, जो नियम बताए गए हैं, उसको बोलते हैं अपन विभिन्न प्रक्रियाओं में लेखांकन का मानक। अब आता है अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन, 28वां जो है अपना। अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन नंबर 28 डाला हुआ है। अंतरिम अंतरिम प्रतिवेदन। अंतरिम प्रतिवेदन, बड़ी बड़ी कंपनियां जब अपना व्यापार करती हैं तो वो अपना प्रत्येक 6 माही या प्रत्येक तिमाही में अपने वित्तीय विवरण तैयार करती हैं कि उनको कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, कितनी उसकी बिक्री हुई, कितनी बिक्री में वृद्धि हुई। इन सब बातों का एक प्रतिवेदन तैयार होता है, उसको बोलते हैं अंतरिम प्रतिवेदन। मतलब वर्ष के वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद में जो प्रतिवेदन तैयार होता है उसको बोलते हैं अंतिम प्रतिवेदन। लेकिन जो बीच में मिलता है उसको बोलते हैं अंतरिम प्रतिवेदन। इंटरिम इसको बोलते हैं इंटरिम रिपोर्ट। इंटरिम रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट्स, इंटरिम रिपोर्ट्स। तो जो वित्तीय वर्ष के बीच में जो रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, रिपोर्ट जारी होती हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरिम रिपोर्ट। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए तैयार करना और बाद में पब्लिश करना, साथ में अंशधारकों के पास भिजवाना, ये उनके लिए कानूनी रूप से बाध्यता होती है, इसलिए वो लोग करते हैं। तो ये अंतिम रिपोर्ट जो बनेगी वो किस फॉर्मेट में बनेगी, कब कब बनेगी और उसको कहाँ हम पब्लिश करेंगे, कहाँ उसको हम लिखेंगे, कहाँ उसको हम अखबार में छापेंगे या उसको कहाँ उसके बाद भेजेंगे, इस तरह की जो बातें बताई गई हैं वो बताई गई है हमें इंटरिम रिपोर्ट्स प्रतिवेदन के मानक में। ये मानक नंबर 28 है, इसमें बताया गया है। अब अपन देखते हैं आगे बढ़ा, वो है अमूर्त परिसंपत्तियां। का मानक, अमूर्त परिसंपत्तियों का मानक। मानक, अमूर्त परिसंपत्तियों का मानक। अमूर्त संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो संपत्तियां होती हैं, व्यापार में होती है, जिनका व्यापार में कोई योगदान है, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देती है, हमको दिखाई नहीं देती है, जिसको ना हम छू सकते हैं और ना उनको हम देख सकते हैं, उनको बोलते हैं अमूर्त संपत्तियां। संपत्ति व्यापार में है, उस संपत्ति के व्यापार में योगदान भी है, लेकिन वो संपत्ति हमको दिखाई नहीं देती है या वो संपत्ति को हम छू नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं अमूर्त संपत्तियां। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स, ये संपत्तियां व्यापार में होती हैं जिनमें हम अधिकतर देखते हैं, जैसे ख्याति की संपत्ति, ख्याति वाले एक क्या अमूर्त संपत्ति है। ऐसे ही पेटेंट राइट्स, ये हमारी अमूर्त संपत्ति में आता है कि हमको कोई चीज बनाने का पेटेंट राइट मिल गया या उसको एक कस्म मिल गया, उसको हम बोलते हैं पेटेंट राइट्स। ऐसे कॉपीराइट्स, इसको हम बोलते हैं प्रतिलिपि का अधिकार। प्रतिलिपि का अधिकार, ये जो अधिकार होते हैं, ये जो संपत्ति होती है, ये संपत्ति हमारे लिए व्यापार में है और व्यापार में इनका योगदान भी है, लेकिन ये हमको दिखाई नहीं देती है, इसको हम छू भी नहीं सकते हैं। जबकि ये संपत्ति होती है, इसका कोई वैल्यू होती है, इसका कोई मूल्य होता है। तो इन संपत्तियों का लेखांकन किस तरह से हम करेंगे और इनको मूल्यांकन किस तरह से करेंगे, जब कभी व्यापार में इनका मूल्यांकन करने की स्थिति बनेगी, व्यापार में मूल्यांकन करने की इसकी नौबत आएगी, तो किस तरह से इन संपत्तियों का हम मूल्यांकन करेंगे, इस बारे में लेखांकन के बारे में जो पॉलिसी बताई गई, नीतियां बताई गई है, नियम बताए गए, उसको बोलते हैं अमूर्त संपत्तियों का मानक। ये इस मानक का नंबर है अपना है
वो है 26 नंबर। अब अगला आता है अपना संयुक्त उपक्रम में हितों का वित्तीय प्रबंधन। अगला मानक जो आता है उसमें आता है अपना मानक नंबर 27। संयुक्त उपक्रम में हितों का विशेष प्रतिवेदन। संयुक्त उपक्रमों में हितों का वित्तीय प्रतिवेदन। वित्तीय प्रतिवेदन तो सबसे पहले हम देखेंगे संयुक्त उपक्रम किसे कहते हैं। जब कोई सरकारें, चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दो राज्य सरकारें, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, या दो राज्य सरकारें मिलकर के और किसी व्यापार को चलाती है, किसी कोई उपक्रम करती है, उसको बोलते हैं संयुक्त उपक्रम, इसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर्स। ये राजकीय उपक्रम होते हैं, बड़े बड़े उपक्रम होते हैं, राजकीय उपक्रम होते हैं। ये उपक्रम भी काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर उपक्रम की स्थिति बनती है तो उनके वित्तीय प्रतिवेदन कैसे तैयार होते हैं, किस तरह से वो बनते हैं, उस बारे में कुछ फॉर्मेट बताए हुए, कुछ नीति बताई गई है, उसको बोलते हैं संयुक्त उपक्रमों में हितों के वित्तीय प्रतिवेदन। मतलब उसमें शामिल पार्टीज है, सरकारें हैं, उसका हितों को ध्यान रखते हुए प्रतिवेदन तैयार होता है, उसको बोलते हैं संयुक्त उपक्रम में हितों के वित्तीय प्रतिवेदन। कुछ कंपनियां ऐसी बनी हुई हैं जिसमें कुछ पैसा सरकार, केंद्र सरकार लगा हुआ है, कुछ पैसा अपना राज्य सरकार का लगा हुआ है, उनको बोलते हैं संयुक्त उपक्रम बोलते हैं। अगला है परिसंपत्तियों की को क्षति। परिसंपत्तियों को क्षति का लेखांकन। हमारे कंपनी में कुछ संपत्तियां होती हैं जिनका हमारे व्यापार में योगदान होता है। उन संपत्तियों को कभी कभी किसी कारण से क्षति हो जाती है, जैसे बाढ़ से क्षति होना, आग से क्षति होना, चोरी से क्षति होना। तो इस तरह की जो क्षतियां होती हैं, इस तरह की जो हानि होती है, हमको उन हानियों का लेखांकन हम किस तरह से करेंगे, उसके बारे में हमको ये मानक बताता है कि इनका लेखांकन किस तरह से करेंगे, किस फॉर्मेट में हम सूचना बनाएंगे, किस फॉर्मेट में भेजेंगे। इस तरह की जो बातें बताई गई हैं वो बताई गई हैं परिसंपत्ति क्षति के लेखांकन के संबंध में। अपना अंतिम जो है, जो अब तक जो लास्ट अपना जो हुआ है वो है 29 नंबर का। उसमें बताया गया है संभाव्य देनदारियों का संभाव्य परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान। देनदारियों व संभाव्य परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान। परिसंपत्तियों के लिए लेखांकन प्रावधान। संभाव्य देनदारियां, इसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज। संभाव्य परिसंपत्तियां, इनको हम बोलते हैं कंटिंजेंट एसेट्स। तो संभाव्य देनदारियां क्या होती हैं, कैसे बनती हैं? जैसे हमारा कोई कोर्ट, हमारी कंपनी का या हमारी संस्था का कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई किसी न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। जब कभी प्रकरण, अब जो हमारी देनदारी है वो उस न्यायालय के निर्णय पे आधारित होती है। अगर निर्णय हमारे पक्ष में होता है तो हमारी कोई देनदारी नहीं बनती है।
अगर न्यायालय का निर्णय हमारे विपक्ष में हो जाता है तो हमारी कुछ उसमें लेनदारी बन जाती है। जैसे हमने किसी को कोई माल बेचा और वो माल अच्छी किस्म का नहीं था, उसने कोर्ट में दावा कर दिया, अब कोर्ट में उसका केस चल रहा है। अगर वो कोर्ट पे केस उसके फेवर में, उस पार्टी के फेवर में जाए जिसने दावा किया है, तो हमें उस संपत्ति के बारे में, उस जो माल बेचा था उसके बारे में कुछ लेनदारी हमारे पर आ सकती है, उसको हमको कुछ भुगतान करना पड़ सकता है। तो जो भुगतान करना पड़ता है वो है हमारी संभाव्य लेनदारी। ऐसे ही हमारी परिसंपत्ति भी संभाव्य हो सकती है। जैसे हमारी कोई पुराना भवन था, या हमारी पुरानी कोई जमीन थी, या हमारा कोई पुरानी संपत्ति थी, उस पे हमारा कोई कोर्ट में केस चल रहा है, दावा चल रहा है, और अगर दावा हमारे पक्ष में होगा तो वो संपत्ति हमको मिल जाएगी, और दावा हमारे पक्ष में नहीं होगा, दूसरे पक्ष में हो जाएगा, तो वो संपत्ति हमारे पास से चली जाएगी और संपत्ति हमारे पास उनको नहीं मिलेगी। तो इस तरह की जो संपत्ति होती है उनको बोलते हैं अपन संभाव्य परिसंपत्तियां। तो इस तरह की जो संभाव्य परिसंपत्तियां हैं या संभाव्य दायित्व हैं, इनका लेखांकन हम किस तरह से करेंगे, क्या प्रोविजन इसमें होंगे, इसके बारे में हमको जो बताया जाता है वो मानक का नाम है अपना 29 मानक है। उसमें ये बताया गया है कि इनका लेखा जोखा अपन किस तरह से रखेंगे, किस तरह से इसको अपन करेंगे।